Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you. So this is doubt clearing session for IPU CET. So आपने जो भी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे अटेंड की है, हमने कंप्यूटर अवेयरनेस का जितना भी सिलेबस अभी तक कवर किया है, यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग CET, आप इस क्लास में पूछ सकते हैं. तीन मॉक टेस्ट ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड. सो अभी तो रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं. 30th अप्रैल इज द लास्ट डेट. 30th अप्रैल तक आप IP यूनिवर्सिटी का CET का फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है, फॉर डिफरेंट कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएशन लेवल. ठीक है, BCA इज वन ऑफ दोस्त. तो हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं BCA के लिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो 30th अप्रैल तक फॉर्म भरे जा सकते हैं. उसके बाद फिर हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है. बट वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी समवेयर एट द एंड ऑफ मे, है ना. सेकेंड हाफ ऑफ मे में आपके चांसेस हैं इसके होने के. हेलो मेघा, गुड इवनिंग. हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेघा. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मेघा. सो आई वाज कंफ्यूज कि आपकी आवाज अचानक से आ गई तो इसलिए थोड़ा. सो ये हैंड रेज का मतलब है दैट यू कैन टॉक टू मी. ओके मैम. मैम ये पूछना था कि जो भारतीय विद्यापीठ का जो दिल्ली वाला कॉलेज है वो BCA के लिए कैसा है? वो अच्छा है. तो मैम उसमें जो सिलेबस होगा वो एकदम सेम एज इट इज है ना, जो आप जितना करवा रहे हैं, इसके बाद इंग्लिश हाँ, कॉम्प्रिहेंशन. कंप्यूटर अवेयरनेस कहीं भी हो ना तो ऑलमोस्ट इतना ही सिलेबस पूछा जाता है. ओके मैम. किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, नॉट स्पेसिफिकली IP, बट किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन दिया है फॉर योर एग्जाम, तो इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम थिंग. ओके मैम. फिर मुझे और भी डाउट्स है रिगार्डिंग जो आप पढ़ा रहे हैं तो. पूछो. मैम वो रॉबिन वाला एल्गोरिदम मुझे समझ नहीं आया था. राउंड रॉबिन वाला एल्गोरिथम. यस. ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहले वो एक्सप्लेन कर दूँ फिर नेक्स्ट पूछोगे, और बता दो दो तीन कौन से हैं. मैम यस, आप पहले वही बता दिए. इसके बाद मैम मेरे पास और भी वो MCQ से रिलेटेड डाउट है जो आपने मॉक टेस्ट डाला था ना, उससे रिलेटेड. ठीक है, चलो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. थैंक यू. ओके. आप में से सबको भी जो भी डाउट्स हैं आप चैट में भी लिख सकते हैं, और यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क अबाउट योर डाउट्स, राइट. सो अभी मेघा ने पूछा है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. सो देखो, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या होता है. राउंड रॉबिन एल्गोरिथम वी यूज फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है कि आपके पास देखो प्रोसेसर तो एक है ना. नाउ द सेम प्रोसेसर हैज टू एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स. तो प्रोसेसर एक है लेकिन जॉब्स एक से ज्यादा हैं जो एग्जीक्यूट करनी है. तो कैसे पता चलेगा कि कैसे वो सबको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करे. तो उसके लिए हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसे टाइम शेयरिंग भी कहा जाता है. तो मान लो आपके पास जो प्रोसेसर्स हैं वो है P1, P2, P3. इसको चाहिए 15 सेकेंड्स कंप्लीट होने के लिए, इसको चाहिए 8 सेकेंड्स कंप्लीट होने के लिए, और इसको चाहिए 12 सेकेंड्स कंप्लीट होने के लिए. ठीक है. नाउ व्हाट वी डू इज वी गिव अ टाइम क्वांटम. टाइम क्वांटम क्या होता है कि एक बारी में जब आपको जॉब प्रोसेसर को असाइन की जाएगी, ठीक है, सो जब वो जॉब असाइन की जाएगी तो आप कितना टाइम उसको दोगे. मान लो कि वो टाइम क्वांटम 3 सेकेंड्स है, वो कुछ भी हो सकता है. यस पढ़ने का, दिस इज फॉर डाउट क्लियरिंग, डाउट क्लियरेंस ओनली. तो आपके जो भी डाउट्स हैं अभी तक आप पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन दैट. ठीक है. सो मान लो कि ये टाइम आपको 3 सेकेंड्स दिया गया है. तो अब हम जो इसका गैंट चार्ट बनाते हैं, मतलब हम जो देखते हैं कि किस ऑर्डर में आपकी जॉब्स एग्जीक्यूट होंगी, तो वो कुछ ऐसे होंगे कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा P1. कितने टाइम के लिए? 3 सेकेंड्स के लिए. ठीक है. तो 0 से 3 पहले P1 चला. अब अगर वो 3 सेकेंड के लिए चल गया है तो उसको टोटल टाइम चाहिए था 15. अब कितना रह जाएगा, और हाउ मच विल बी लेफ्ट? 12.
क्योंकि 3 सेकंड के लिए वो एग्जीक्यूट हो चुका है ना। तो रिमेनिंग टाइम कितना रह जाएगा, 12। अब उसके बाद चांस मिलेगा P2 को। P2 का टोटल टाइम 8 है, पर हमने उसको सिर्फ 3 सेकंड ही देने हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने उसको 3 सेकंड्स दिए, तो अब कितने बचेंगे यहाँ पे मेगा, 5। 5। देन आपके पास P3 आ गया, फिर P3 को भी 3 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट किया, तो इसके बच जाएंगे 9। और अब ये साइकिल में दोबारा से घूमना शुरू कर देगा, फिर से वो P1 के पास जाएगा, P1 को 3 सेकंड्स के लिए चलाएगा, आपके पास ये टाइम बच जाएगा, फिर P2 को वर्क करेगा, सो ये 15 तक चलेगा। अब इसमें बच जाएंगे सिर्फ 2 सेकंड्स, फिर P3 चलाएगा, फिर उसमें बच जाएंगे 6 सेकंड्स, फिर वापस P1 पे जाएगा, सो यहाँ पर आपके रह जाएंगे 6। फिर आएगी P2 की बारी, लेकिन ये तो 2 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा, सो 23 पे दिस विल बी ओवर। उसके बाद P3 की टर्न आएगी, 26 तक ये चलेगा, बचेंगे 3। फिर P1 आ जाएगा दोबारा से, 29 तक वो चलेगा, इसमें बच जाएगा 3। फिर P3 विल वर्क टिल 32, खत्म हो गया। फिर P1 आपका आएगा एंड दैट विल फिनिश एट 35। सो तीनों को काम करने के लिए टोटल 35 सेकेंड्स लगे, उतने ही लगने चाहिए थे। 8 + 12 + 15 35 ही होता है, बट दिस इज हाउ वी असाइन देम टू द प्रोसेसर। तो टाइम शेयरिंग का मतलब है कि सिर्फ एक जॉब प्रोसेसर को असाइन नहीं होती है, प्रोसेसर सब में थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। तो उसने पहले ही टाइम दिया P1 को, फिर उसको बीच में रोक दिया, फिर P2 को टाइम दिया, फिर उसको रोक दिया, फिर P3 को टाइम दिया, फिर वापस P1 P2 P3, वापस P1 P2 P3, जब तक वो कंप्लीट नहीं होते जाते। सो इस चीज को हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इससे एज अ यूजर हमें ऐसे लगता है कि सारी जॉब्स जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है, पर देखा जाए तो ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। ये एक एक करके कर रहा है प्रोसेसर, लेकिन वो 3 सेकंड्स का टाइम इतना कम होता है, मैं तो अभी सेकंड बोल रही हूँ, तो नैनो सेकंड्स में होता है। तो ये इतना फास्ट स्विचिंग करता है कि देखने वाले को लगता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, बट एक्चुअली में प्रोसेसर एक टाइम पे सिर्फ एक ही जॉब एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वो स्विच इतनी फास्ट करता है जॉब्स के बीच में कि हमें लगता है कि सारी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही ओके मैम। मैम है। वो डाउट मेरा यही है कि जैसे P1 अब जैसे 3 बचा है, तो फिर सीधा 21 के बाद 23 क्यों हो गया वो? क्योंकि P1 नहीं, P2 था ना यहाँ पे, तो P2 के 2 सेकंड बचे थे। मैम यही यही। हाँ, तो 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया वो, तो 21 में 2 ऐड करोगे तो 23 आएगा ना। वैसे मैं 3 ऐड कर रही हूँ हर बार, ओके ओके ठीक है सर। वैसे हर बार 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम हर बार 3 से आगे जा रहे थे, लेकिन इसमें बचे ही 2 सेकंड्स थे। तो जब वो 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया, तो इसलिए मैंने 21 में 3 नहीं ऐड किया, 2 ऐड किया, सो 21 + 2 23 हो गया। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। I'll take your doubt, Aryan. ये क्लियर है सबको? Everyone is clear about round robin? एक्सक्यूज मी मैम। या मेगा? मैम बाकी जैसे मुझे भी लैपटॉप से ज्वाइन करना है, तो मैंने क्लास प्लस किया, उसके बाद BQ पुट डालकर अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन किया, बट यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। सेम मोबाइल नंबर डाला है जिससे बाय किया था पहले? मैम यस। आना तो नहीं चाहिए ऐसे आना, अगर सेम नंबर है तो ऐसे नहीं आना चाहिए। अभी आप किससे अटेंड कर रहे हो, फोन से? यस। मे बी एक बार जब फोन से डिस्कनेक्टेड हो गया ना, तब ट्राई करके देखना। ओके मैम। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स जिसको भी डाउट है हैंड रेज कर सकते हो, तो मेगा थोड़ी देर में फिर आप दोबारा और क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक? ठीक है मैम। ओके। यस आर्यन, यस नमीर। अच्छा, री लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। यस आर्यन, व्हाट्स योर डाउट, बताइए। डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग तो देखो क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेसर है, ठीक है, वो एक ही है, सो देयर इज वन प्रोसेसर। मल्टी प्रोग्रामिंग सीधे सीधे डिपेंड करती है हमारी रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, कि एक टाइम पे आपके कितनी जॉब्स हैं, कितने प्रोग्राम्स हैं जो रैम में रह सकते, ठीक है। सो हाउ मेनी जॉब्स कैन बी देयर इन रैम एट वंस।
तो जितनी जॉब्स हम रैम में रख पाएंगे तो प्रोसेसर क्या करता है, एक जॉब को एग्जीक्यूट करता है। फिर उस जॉब को कुछ इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, क्या होगा, वो जो जॉब है वो इनपुट आउटपुट के लिए चली गई, मीनवाइल प्रोसेसर फ्री है। तो प्रोसेसर जब फ्री है तो वो खाली नहीं बैठेगा, वो नेक्स्ट जॉब को ले लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। सो इट विल पिक अप द नेक्स्ट जॉब एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक है, ऐसे ही फिर जब उसको कोई और काम की जरूरत पड़ी तो वो आगे चली जाएगी जॉब और वो उससे अगली जॉब उठा लेगा। सो इन द सेंस ये है कि इसमें प्रोसेसर कभी खाली नहीं बैठता। जितने भी जॉब्स आपके पास रैम में होंगी, अगर वो एक जॉब को काम कर रहा था और उस जॉब को अभी प्रोसेसर की जरूरत नहीं है तो इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट जॉब इन द क्यू, देन इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट जॉब इन द क्यू। तो उसमें ऐसे लगता है कि सब एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, सो वी फील एज इफ एवरीथिंग इज वर्किंग साइमल्टेनियसली, बट एक्चुअली में साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है। एक्चुअली में प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन जब एक जॉब को प्रोसेसर की अटेंशन नहीं चाहिए होती तो वो क्या करता है, दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाता है। ठीक है, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि हमारे पास प्रोसेसर के सब पार्ट्स होते हैं और जो आपकी जॉब है उसको भी अलग अलग टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जॉब को अलग अलग टास्क में डिवाइड कर देते हैं और फिर वो टास्क अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स को असाइन किए जाते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन एक जगह पे हो रही है, एडिशन एक जगह पे हो रही है, तो एक ही जॉब के जो मल्टीपल टास्क हैं वो अलग अलग यूनिट्स को असाइन कर देते हैं सो दैट वो साइमल्टेनियसली काम कर सके। जब वो साइमल्टेनियसली काम करता है, आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आपको लगता है कि सब कुछ एक ही साथ हो रहा है, बट वो मल्टीपल यूनिट्स में हो रहा होता है। तो वहां पर आपके पास फंक्शनल यूनिट्स एक से ज्यादा है एंड सब जगह साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन चल रही होती है मल्टीटास्किंग में। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोसेसर एक ही है, एक ही जगह पे कैलकुलेशंस हो रही हैं। बस ये है कि जो प्रोसेसर है वो कभी भी खाली नहीं रहता। जब एक जॉब एग्जीक्यूट होती है वो किसी और काम के लिए जाती है, इनपुट आउटपुट या डेटा स्टोरेज या प्रिंटिंग के लिए, तो वो अगली जॉब को पिक कर लेता है। But both have the purpose to show the simultaneous working of tasks. Is it clear, Aaron? Multitasking non-preemptive है, मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रीएम्प्टिव होता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि जॉब एग्जीक्यूट हो रही है एंड यू वांट टू स्टॉप द जॉब अंडर एग्जीक्यूशन और आप कोई दूसरी जॉब असाइन कर देते हो प्रोसेसर को। So when I'm able to stop a job under execution and assign another job to the processor, that is your multi, that is preemptive. ठीक है, प्रांजल आई विल एक्सप्लेन, आपका भी नमीर अभी एक्सप्लेन करती हूँ। यस आर्यन बताओ। वैसे टीसीपी आईपी अभी हमने डिटेल में पढ़ना है बिकॉज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स अभी हमने नहीं किए हैं। वी विल बी डूइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, उसमें मैं आपको टीसीपी आईपी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर इज वेरी कंफ्यूजिंग। नहीं भाई, इट्स वेरी सिंपल, आई शो यू हाउ। देखो, आपके पास जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो मेजरली दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, है ना। सो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो दो तरह की लैंग्वेजेस में आपके पास लो लेवल एंड हाई लेवल। मिडिल लेवल लैंग्वेज में सिर्फ एक सी लैंग्वेज आती है, ठीक है, दैट इज द ओनली लैंग्वेज टर्म्ड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल में कौन सी होती है, मशीन मतलब बाइनरी लैंग्वेज जिसमें जीरोस एंड वंस हैं, एंड असेंबली लैंग्वेज। ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, बेसिक, पाइथन, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ये दोनों मशीन डिपेंडेंट होती हैं, मतलब मशीन टू मशीन लैंग्वेज ही बदल जाती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट कि हम क्या कर रहे हैं वहां पे। अब मशीन डिपेंडेंट में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज तो बाइनरी है, कंप्यूटर को सीधे समझ आता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कि हाँ भाई 0 0 है, 1 1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, एड 3,5, दिस इज असेंबली लैंग्वेज। हाँ, दैट इज विद यू ओनली मेगा, वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा, बाकियों को भी नहीं दिख रहा, दैट शोज ऑन योर स्क्रीन ओनली, ताकि पायरेसी ना हो सके। मतलब अगर कई लोग ऐसे करते हैं ना कि
वीडियोस में से वीडियो बनाकर आगे दे देते हैं किसी को, तो दैट्स फॉर दैट सेफ्टी रीजन। ठीक है, सो इनको क्या कहते हैं हम असेंबली लैंग्वेज में? निमोनिक्स। व्हाट इज इट कॉल्ड? निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आते, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज। कंप्यूटर को अगर मैंने कमांड लिख के दी होती 10100101 समथिंग लाइक दिस, तो उसको वो समझ में आती है ना, लेकिन उसको ये तो समझ में नहीं आती। तो अब क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा ना इसको, ऐड 3,5 को। सो ऐड 3,5 को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है मेरा, इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। और वो ट्रांसलेट किसकी हेल्प से होगा? किसकी हेल्प से होगा? वो होगा असेंबलर की हेल्प से। तो असेंबलर का काम है ट्रांसलेट करना असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो चाहे आपका असेंबलर हो, इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, होते तीनों ट्रांसलेटर्स ही हैं, लेकिन असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। राइट प्रांजल? सो असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो लो लेवल में यूज हो जाता है। अब जब बारी आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और वो भी कंप्यूटर को तो समझ में आएंगी नहीं, वी नीड टू कन्वर्ट देम टू मशीन लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, या इट्स नॉट इन 0 and 1, इट्स इन निमोनिक्स। ये लिखा ना जैसे मैंने ऐड 3,5, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। सो ये निमोनिक्स जो है इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए असेंबलर यूज होता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको भी ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है और तब जाकर आपके पास एक मशीन कोड आता है। अब जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। और ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड। सो सोर्स कोड is the code written in C, C++, Java and all. Object code is the machine code for that. अब ये जो ट्रांसलेटर्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। जैसे पाइथन आप लोगों ने पढ़ी है तो वो इंटरप्रेटर यूज करता है, सी, C++ जो है वो कंपाइलर यूज करते हैं। फर्क क्या है? फर्क है द वे दे ट्रांसलेट्स, जो इनका मैकेनिज्म है काम करने का वो डिफरेंट है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन। मतलब अगर आपके पास एक 10 लाइन का प्रोग्राम है तो वो फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड लाइन को रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, थर्ड लाइन को रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, फोर्थ लाइन को रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, एंड सो ऑन। सो इट डज इट लाइन बाय लाइन। कंपाइलर क्या करता है? रीड्स द होल प्रोग्राम once and translates to machine language. So it reads the whole program once and translates it to machine language. That is the task of your compiler. Whereas interpreter does it line by line. आपको क्या लगता है ज्यादा फास्ट कौन सा होगा? Which one would be faster in translation? कंपाइलर। सो कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, सो कंपाइलर जो है वो इट इज फास्टर इन ट्रांसलेशन, दिस इज अ बिट स्लो। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? रिक्वायर्स लेस मेमोरी। इसको रैम कम चाहिए होती है क्योंकि इसको एक टाइम पे सिर्फ एक ही लाइन स्टोर करनी होती है। इसको ज्यादा रैम चाहिए होती है क्योंकि इसको एक टाइम पे पूरा प्रोग्राम स्टोर करना होता है। हमारे पास चॉइस नहीं होती ना आर्यन, ट्रांसलेटर तो बना के मिले होते हैं कंपनी से, है ना। तो जब आप एक लैंग्वेज डाउनलोड करते हो तो उसका ट्रांसलेटर भी तो डाउनलोड करते हो ना उसको यूज करने के लिए।
तो अगर कोई कंपनी बनाना चाहे तो सी का इंटरप्रेटर बना सकती है, ऐसा नहीं है कि कंपाइलर ही चलेगा। ऐसे ही पाइथन का जो बनाया दिया हुआ है उन्होंने, वो इंटरप्रेटर दिया हुआ है, अगर कोई चाहे तो कंपाइलर भी बना सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन और द टीम जिन्होंने लैंग्वेज बनाई होती है। सो लैंग्वेज बनाना आप भी बना सकते हो, ठीक है, आप भी लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हो। लैंग्वेज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि हमें उसका ट्रांसलेटर बनाना है जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। सो जो अब आपने ट्रांसलेटर बना लिया, मतलब आपने एक लैंग्वेज बना ली। तो अब वो ट्रांसलेटर बनाने वाले की मर्जी है कि वो किस तरह से बनाना चाहता है। जिसने पाइथन बनाई है उसने इंटरप्रेटर बनाया है, जिन्होंने C++ बनाई थी उनको ट्रांसलेटर में कंपाइलर पसंद था, उन्होंने कंपाइलर के तरीके से बनाया। अब जो जावा है ना, जावा में उनको दोनों चीजें पसंद थी, दोनों ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करने के लिए क्या किया कि जो जावा का प्रोग्राम होता है ना, वो सीधे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं होता। जावा कोड पहले जाता है कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर के पास से हमारे पास एक स्पेशल कोड जनरेट होके आता है जिसको बाइट कोड कहा जाता है। फिर वो बाइट कोड फर्दर जहां पर एग्जीक्यूट होना है वहां पे वो फर्दर एक और ट्रांसलेटर के पास जाता है जो कि इंटरप्रेटर है, और फिर जाकर मशीन कोड आता है। तो जावा इतनी सिक्योर है कि उसमें आपकी कोड की सिक्योरिटी पे भी इतना ध्यान दिया गया है कि पहले जावा कोड कंपाइल होगा, बाइट कोड आएगा, फिर वो बाइट कोड फर्दर इंटरप्रेट होगा, मशीन कोड आएगा, ठीक है। और बाइट कोड जिस बेसिस पे बनता है उसको JVM कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मतलब सच में तो कोई मशीन के हिसाब से स्टैंडर्ड नहीं है ये, बट ये वर्चुअल है, इमेजिनरी मशीन के हिसाब से एक बाइट कोड जनरेट होता है जो कि फर्दर मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज कि उनका ट्रांसलेटर कैसा डिफाइंड है। मेव मेवहाइन कोड में क्या डिफरेंस है? ये आपने कहाँ पे पढ़ा है मेवहाइन कोड? अच्छा, मशीन कोड, मैं भी वही सोच रही हूँ मेवहाइन कोड कौन सा कोड आ गया। मशीन कोड इज 0 and 1, बाइट कोड, हाँ इट्स ओके। बाइट कोड जो है वो एक ऐसी फॉर्म है जैसे कि असेंबली काइंड ऑफ थिंग, जो ना तो मशीन को समझ आएगी ना हमें समझ आएगी। जिन्होंने जावा बनाई है सिर्फ उनको ही समझ आएगा। सो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली कुछ कोड बीच में जनरेट किया है जिसे वो बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। मशीन कोड नहीं होता वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, दैट विल नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। सो जब तक इंटरप्रेट नहीं होगा तब तक वो रन नहीं हो सकता किसी भी कंप्यूटर, ठीक है। हाँ, फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा, अब नमीर ने पूछा था TCP IP क्या होता है। हम अभी प्रोटोकॉल सारे करेंगे नेटवर्क्स वाले वैसे तो नेक्स्ट क्लास में, बट TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP का मतलब है IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैंने आपको लास्ट नेटवर्क की क्लास में लेयर्स बना के दिखाई थी ना, ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि जो बड़ा डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाए, है ना। सो दैट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ TCP। सो TCP का भी वही पर्पस है। सो इट इज वर्किंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर, इट वर्क्स ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर dividing the big message into small packets of data and giving sequence number to the same। तो वो सबको सीक्वेंस नंबर असाइन कर देता है, ठीक है। और जो IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये काम करता है इंटरनेट लेयर पे, और इसका जो काम है वो है टू फाइंड द बेस्ट पाथ। सो बेस्ट, और यू कैन से शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम source to destination, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोग्राम्स होते हैं ये भी एक तरह के, which govern the transfer of data over the internet।
नहीं, इतने लेवल तक पूछते नहीं है पेपर में आर्यन। पेजिंग और सेगमेंटेशन का आपको बस इतना याद रखना है कि पेजिंग और सेगमेंटेशन आर यूज फॉर वर्चुअल मेमोरी, जो मैंने बताया था, है ना। सो व्हाट आई टोल्ड यू वाज कि पेजिंग और सेगमेंटेशन किस लिए यूज होते हैं? फॉर वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। गुड नमीर। सो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। पेजिंग में क्या होता है? इक्वल साइज के फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन में वेरिएबल साइज के फ्रेम्स होते हैं। अब इनका बेसिक मतलब पता है क्या होता है? कि कोई भी एक बड़ा सा प्रोग्राम है जो मुझे रैम में लेके आना है, ठीक है। नहीं, आज यूट्यूब पे क्लास नहीं थी पढ़ने का। मैंने बताया था ना आपको शेड्यूल कि थर्सडे और फ्राइडे को हम ऐप पे करेंगे और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को यूट्यूब पे करेंगे। जब डेट आ जाएगी एग्जाम की फिर दोनों जगह पे होंगे, फिर आई यूट्यूब पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, फिर दो दो क्लासेस हो जाएंगे आपकी रोज की, ठीक है। सेगमेंटेशन और पेजिंग का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अब वो इतना बड़ा प्रोग्राम तो रैम में नहीं रखा जा सकता, रैम तो छोटी होती है। तो जिसकी जरूरत हो सिर्फ उसको रैम में रखो, लेकिन जो प्रोसेसर है वो एक्सेस पूरे का पूरा कुछ भी कर सकता है। बट जिसकी जरूरत होगी उसको रखा जाएगा। मान लो इसका ये वाला पार्ट रैम में था, अब यहां से कुछ एक्सेस हुआ तो वो इसको निकाल देगा और इसको ले आएगा। सो इट विल कीप वन थिंग। जब कोई चीज हम ढूंढते हैं और वो हमें नहीं मिलती है रैम में, तो उसको हम पेज फॉल्ट या सेगमेंटेशन फॉल्ट कहते हैं। पर इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मेरे को 21 का पेपर मिला है, तो वो पेपर हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बताओ क्या डाउट है? frames are the frames and pages is the same thing. फ्रेम एंड पेजेस आर द सेम थिंग। सेगमेंटेशन होता है जो एक कोड के पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेम और पेज सेम होता है कि इक्वल साइज के ब्लॉक्स होते हैं। मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर और फ्लिप फ्लॉप नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। बट वैसे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर वन बिट, सो इट इज द स्मॉलेस्ट हार्डवेयर यूनिट capable of storing one bit of data, that is 0 और 1, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। फिर इसमें बहुत सारे तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जैसे कि एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप होता है, टी फ्लिप फ्लॉप होता है। फिर इनके ट्रुथ टेबल्स होते हैं। इतना सब कुछ तो आप जब बीसीए करोगे तब जाके पेपर में आएगा, ये इसमें नहीं पूछ सकते। इतना सब कुछ याद रखने के लिए इतना याद रख सकते हो कि हाँ, फ्लिप फ्लॉप इज अ स्मॉलेस्ट हार्डवेयर यूनिट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ डेटा, एंड ये आपके मेन फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एस आर, डी, जे के एंड टी। यस आर्यन। उसमें ना एक्सप्लेनेशन ज्यादा दी हुई है, उस तरह के क्वेश्चंस इतने आते नहीं है। तो जिस तरह के पेपर में आते हैं और जो उन्होंने अपने उसमें दिए हुए हैं ना, वो थोड़े, तभी तो मैंने कहा कि बाकी जो है इंग्लिश और जीके वहां से कर लो, बट कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वो करते जाओ बस, ठीक है। और क्या पूछा था? मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि इसमें एन इनपुट्स जाते हैं एक मल्टीप्लेक्सर में, और वो 2 raised to the power n आउटपुट्स देता है, ठीक है। सो अगर आपके पास 2 इनपुट जाएंगे तो आउटपुट कितने आएंगे? 4। अगर 3 इनपुट्स जाएंगे तो 3/8 मल्टीप्लेक्सर बनेगा, 8 डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे, ठीक है। डी मल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा होता है। इतना सब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे देंगे ना मेघा? थ्योरी पेपर थोड़ी होने वाला है।
सो ये याद रख सकते हो कि मल्टीप्लेक्सर n इनपुट लेता है और 2 रेज टू द पावर n आउटपुट्स देता है, और डीमल्टीप्लेक्सर उल्टा हो जाएगा इसका। फ्रेगमेंटेशन होती है आर्यन, जैसे आपके पास मेन मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर्ड है ना। सो इट्स लाइक कि आपके पास ये पूरी मान लो मेरी रैम है, ये रैम है, ये 100 बाइट्स के चंक्स है। अब ये भरा हुआ है डेटा, ये पूरा ही भरा हुआ है, ये इधर से भरा हुआ है, ये इधर और इधर भरा हुआ है, ये इसमें भरा हुआ है, और ये सिर्फ इतना सा भरा हुआ है। ठीक है, नाउ यू नीड सम स्पेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये स्पेस भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये और ये भी खाली है। लेकिन जो मुझे स्टोर करना है वो इन सारे छोटे छोटे ब्लॉक से बड़ा है, वो किसी एक ब्लॉक में नहीं आ पा रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो बीच बीच में छोटे छोटे चंक्स फ्री होते हैं, इनको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। सो ये फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम है कि भाई बीच में मेमोरी थोड़ी 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 फ्री है और यूज तो हो नहीं पा रही। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन। अब डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी जगह भरी हुई है उसको सब एक तरफ खिसका दो, और जो खाली है उनको एक तरफ कर दो, ताकि खाली वाले ब्लॉक्स जुड़ के ज्यादा हो जाए और फिर वो यूज हो सके बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए। दैट इज कॉल्ड defragmentation, कि moving all the occupied chunks to one side and all the free chunks to one side, so that all the free chunks are combined to make a bigger chunk, और उस bigger chunk में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझ आया? राउंड रॉबिन पे देखो, एक तो सिंपल ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द एल्गोरिथम इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। सो अगर ऐसे पूछ लेंगे और फिर आपको कुछ एल्गोरिथम के नाम दिए होंगे तो उसमें से आपका आंसर क्या होगा? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। या उल्टा पूछ लेंगे कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ऑप्शंस होंगी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा टाइम शेयरिंग। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है कि टाइम शेयरिंग एंड राउंड रॉबिन आर कलेक्टिव। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दूसरा जिसके चांसेस कम है बट अगर दे दिया तो, ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि इतने तक आएगा, बट अगर आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, मान लो ये है। अब आपका इसमें टाइम क्वांटम 3 है, तो पहले P1 आएगा, 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 बज जाएगा। फिर P2 आएगा, 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, 6 बज जाएगा। P3 आएगा, 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, 1 बज जाएगा। P1 आएगा 11। ठीक है, खत्म हो गया ये। फिर P2 3 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, इसमें 3 बच जाएगा। P3 एक ही सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, खत्म हो जाएगा। फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, 18 पे खत्म हो जाएगा। अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि वेटिंग टाइम बताओ। क्या बताओ? वेटिंग टाइम बताओ। किसका? P1 का, P2 का या P3 का? किसी का भी एक का पूछ सकते हैं। तो P1 को तो देखो वेट करना ही नहीं पड़ा, वो तो आते ही चला गया प्रोसेसर के पास, वो तो आते ही चला गया, तो उसका वेटिंग टाइम क्या है? 0। P2 कब गया था? 3 पे, 3 तक तो उसको वेट करना पड़ा, सो 3 तक उसको वेट करना पड़ा, तो 3। P3 कब गया था? 6 पे। तो ये हो गए इनके वेटिंग टाइम। एक होता है टर्न अराउंड टाइम, कि वो कंप्लीट कब हुआ। आए तो सब 0 पे ही थे, क्यू में तो सारे के सारे 0 पे आ गए थे, लेकिन एग्जीक्यूट होते गए बारी बारी बारी। तो इसमें जो मेरा P1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ 11 पे। सो P1 कब खत्म हुआ? 11 पे। P2 कब खत्म हुआ? आखिर में जाके, मतलब 18 पे। P3 कब खत्म हुआ? 15 पे। सो इसके चांसेस बहुत कम है कि आपसे ऐसा पूछा जाएगा। लेकिन जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो बीसीए में, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तब तो 100% पेपर में आता है। बट इन योर एमसीक्यू जब आप खुद देख लो इसका एमसीक्यू कैसे पूछेंगे आपसे, एमसीक्यू बनता ही नहीं ना इसमें से। बट पूछ लें अगर वेटिंग टाइम क्या होता है, तो वेटिंग टाइम होता है द टाइम द जॉब हैज टू वेट टिल इट गेट्स द प्रोसेसर फॉर द फर्स्ट टाइम।
टर्न अराउंड टाइम होता है टाइम टेकन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द जॉब टू द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, कि जब आपने सबमिट किया और जब कंप्लीट हुआ उसके बीच में टोटल कितना टाइम लगा, दैट इज योर टर्न अराउंड टाइम। अंडरस्टूड? हाँ जी, और कोई डाउट है? एनी अदर डाउट्स यू हैव? यस मेघा बताओ। ये तो अभी करेंगे बेटा, ये अगली क्लास का टॉपिक है ना, प्रोटोकॉल्स। यूजनेट होता है जो इंटरनेट पे हम न्यूज वाले ग्रुप्स को लॉग इन करते हैं ताकि हमें न्यूज आती रहे, जैसे कि मैंने इंडिया टाइम्स को कर लिया या HT को कर लिया, सो दैट आई कीप गेटिंग द न्यूज। ठीक है। टेलनेट इज फॉर रिमोट लॉग इन, मतलब जैसे आप एनी डेस्क टीम व्यूअर के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर पे लॉग इन कर सकते हो और उसको ऐसे यूज कर सकते हो एज इफ यू आर एक्चुअली सिटिंग देयर। सो टेलनेट को रिमोट लॉग इन कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर लॉग इन करके उसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, यस आर्यन। और FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से आप फाइल्स अपलोड या डाउनलोड करते हो। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। सो नोट्स आप डाउनलोड कैसे करोगे? FTP की हेल्प से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से। आप अपनी DP चेंज करते हो कहीं पे तो आप अपनी फाइल अपलोड करते हो, दैट इज अगेन FTP। 10 का बाइनरी कितना होता है? 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 2, 1 आ गया। 2 से डिवाइड किया 1, 0। तब इसको अगर मैं ऐसे लूं तो दिस बिकम्स 1 0 1 0। ठीक है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 में देखो वहां पे लिखा होगा कि ये डेसिमल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये डेसिमल नंबर है, इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब इसमें +1 करेंगे तो ये 1 0 1 1 बन जाएगा। सॉरी, पहले तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, ये तो अभी 10 ही आया है, तो पहले 10 का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, विच विल बी दिस। फिर इसमें हम +1 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा जो कि आर्यन ने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। हेक्साडेसिमल लो या डेसिमल लो बाइनरी 1 0 1 0 ही बनता है, क्योंकि 10 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। 2's कॉम्प्लीमेंट तो बाइनरी नंबर्स का ही निकलता है ना मेगा। अगर मेरे पास बाइनरी नंबर है तो मैं उसका 1's और 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास ऑक्टल नंबर है तो मैं उसका 7's एंड 8's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकती हूँ।
अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है तो मैं उसका 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकती हूँ। अगर हेक्साडेसिमल है तो 15 और 14 कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 15 और 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकती हूँ। नहीं, अगर वहां पे लिखा ही नहीं है कि ये डेसिमल नंबर है ना, अगर आपको बताया ही नहीं कि डेसिमल नंबर है, तो हो सकता है कि यही नंबर हो। तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 1 कर दोगे, फिर +1 करोगे तो वापस 1 0 ही आ जाएगा। सो इट विल बी दिस। तो आप ऑप्शंस देख लेना, आपको पता चल जाएगा ऑप्शंस में से देख के कि वो कौन से वाले का 4 है ना। 4 ऑप्शंस तो होंगी ही ना साथ में। अगर वो डेसिमल नंबर हुआ तो ऑप्शंस 4 डिजिट्स की होंगी। हाँ वही तो कह रही हूँ, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा ना वो तो। और बताओ। और कोई डाउट?